Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग हुई थी 11 जुलाई 2023 को। आज इस मीटिंग को हुए 3 दिन हो चुके हैं और इस मीटिंग के अंदर जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन महत्वपूर्ण फैसलों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो फैसले भी लिए गए हैं इनसे संबंधित नोटिफिकेशन या सर्कुलर सभी जारी किए जाएंगे। तो जिन भी फैसलों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये अभी आज के दिन से इफेक्टिव नहीं है। इनसे संबंधित नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, जो भी रूल्स के अंदर चेंजेस आने हैं वो अभी लाए जाएंगे। वो जिस दिन से आएंगे वो उसी दिन से ये चेंजेस प्रभावी होंगे, जो डेट्स उन सर्कुलर, नोटिफिकेशन या रूल्स के अंतर्गत लिखी होगी। पहला जो मैं परिवर्तन आपके साथ शेयर करना चाहूँ वो ये है कि ट्रेड को सहूलियत देते हुए जीटीए वालों के लिए जो फॉरवर्ड चार्ज इन्होंने ऑप्ट कर दी है, उन्हें अब हर साल फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। इट मींस अगर उन्होंने एक बार फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर लिया है तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने हर अगले साल फॉरवर्ड चार्ज ही ऑप्ट किया हुआ है। ये तब तक माना जाएगा उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया जब तक कि वो रिवर्स चार्ज को ऑप्ट नहीं कर लेते। सेकंड जो बेनिफिट दिया गया है वो भी जीटीए वालों के लिए ही है। पहले जीटीए जो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर सकते थे, वो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले 1 जनवरी से लेकर 15 मार्च के अंदर अंदर उन्हें फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करने की उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होती थी, यदि वो नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से फॉरवर्ड चार्ज में आना चाहते हैं। तो जो टाइम पीरियड उनके पास अवेलेबल होता था वो अवेलेबल होता था 1 जनवरी से 15 मार्च। बट अब आने वाले समय में जो उनको टाइम मिलेगा वो 1 जनवरी से 31 मार्च का रहेगा। तो 16 दिन उनके पास एडिशनल बेनिफिट रहेगा यदि वो फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट करना चाहते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी के या बॉडी कॉर्पोरेट के, वो जो अपनी जो सर्विस देते हैं कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वो जो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट होती है उसको उन सर्विसेज के अगेंस्ट में रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है। तो एक कंफ्यूजन ये आ रही थी कि यदि डायरेक्टर ने कोई अपना मकान है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि वो किराए पर दिया हुआ है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट पर, या कोई और ऐसी सर्विस है जो उसने डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं दी, तो क्या उस सर्विस के ऊपर भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि वैसी सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं रहेगा जो डायरेक्टर ने डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं दी है। जैसे कि उसने अपना मकान किराए पर दिया है, तो वो एज इन द कैपेसिटी ऑफ अ लैंडलॉर्ड है, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर है। तो ओनली दोज सर्विसेज विच हैव बीन रेंडर्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, ओनली दोज सर्विसेज विल बी लायबल टू आरसीएम बाय द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। काफी अच्छा डिसीजन लिया गया इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रही थी इस मामले से रिलेटेड कि क्या डायरेक्टर की सारी सर्विसेज या सिर्फ वही सर्विसेज जो उसने डायरेक्टर की कैपेसिटी में दी है, किन सर्विसेज पर आरसीएम रहेगा। एक और जो महत्वपूर्ण जो चेंज है जिसके ऊपर डिसीजन लिया गया वो यह लिया गया है कि यदि कोई सिनेप्लेक्स में जाता है, कोई सिनेमा हॉल में जाता है और वहां पर वो कुछ ऑर्डर करता खाने के लिए, पॉपकॉर्न वगैरह, तो उसके ऊपर 5% का जीएसटी रहेगा और उसको वही सर्विस मानी जाएगी जैसे कि एक रेस्टोरेंट सर्विस मानी जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि हम किसी सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो काफी महंगा रेट रहता है इसके ऊपर, क्योंकि उसको रेस्टोरेंट ट्रीट नहीं किया जाता। बट अब से उस सिनेमा हॉल को भी रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर ट्रीट करते हुए सिर्फ 5% का जीएसटी रहेगा। पर अगर किसी ने टिकट बुक कराई है और टिकट बुक कराते वक्त कॉम्बो सर्विसेज में साथ में खाने को चुना है, तो उसको कंपोजिट सप्लाई मानते हुए उसके ऊपर वही जीएसटी का रेट रहेगा जो कि टिकट का जीएसटी रेट है। तो इसका मतलब यदि कोई टिकट बुक कराते वक्त ही साथ में खाना बुक करा रहा है तो उस खाने के ऊपर भी वही रेट रहेगा जो कि टिकट का जीएसटी रेट है, तो वो ऑफकोर्स 5% से ज्यादा होगा। तो अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि उसको रेस्टोरेंट किसी सिनेमा हॉल के अंदर जाकर ऑर्डर करना चाहिए खाने के लिए, या टिकट बुक कराते वक्त अगर उसको कॉस्ट बेनिफिट कोई मिल रहा है कि कोई चीज कॉम्बो में सस्ती मिल रही है, तब चाहे हो सकता है जीएसटी का रेट ज्यादा भी पे करना पड़े। तो नाउ एन इंडिविजुअल विल हैव टू डिसाइड अपॉन दिस।
एक और जो महत्वपूर्ण फैसला इस जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में लिया गया, जो कि काफी पिछले समय से डेफर होता आ रहा था क्योंकि कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा था, वो ये किया गया कि अब से यदि कोई रेस कोर्स में, कैसीनो में या ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो जो उसकी बेट वैल्यू होगी उस पूरे के ऊपर 28% जीएसटी चार्ज किया जाएगा, जबकि अभी तक सिर्फ उस अमाउंट पर जीएसटी लिया जाता था जो कि वो सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी ऑनलाइन फीस के रूप में उनसे चार्ज करता था। जैसे कि दो व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं और दोनों ने 500 रुपए मिलकर लगाए और टोटल 1000 रुपीज की बेट प्लेस हो गई, और एज्यूम कीजिए कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उनसे 100 रुपए चार्ज करता है। 500 दोनों ने मिलकर लगाए और जो जीतेगा उसको 900 मिलेंगे और 100 रुपए ले लेगा सर्विस प्रोवाइडर जो इन दोनों खिलाड़ियों को आपस में मिला रहा है ऑनलाइन गेमिंग के अंदर। तो पहले जीएसटी सिर्फ 100 रुपए के ऊपर लगता था, उस 100 रुपए को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता था, पर अब से पूरे 1000 रुपए के ऊपर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए पूरे के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ये डिसीजन काफी मुझे हार्श लगता है पर्सनल व्यू में, क्योंकि इससे हम फिर से इस सेक्टर को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जाएंगे। जो भी रेस कोर्सेज वगैरह में जाएंगे वो जरूर चाहेंगे कि वो अब से जो बैटिंग करें वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में ना करें, ताकि उनको 28% जीएसटी से बचा जा सके और वो कैश के ऊपर काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो गवर्नमेंट को हो सकता है कि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने की बजाय लॉस हो जाए, क्योंकि 28% जीएसटी बहुत ही ज्यादा है। किसी भी प्लेयर का मार्जिन यदि 28% जीएसटी कट जाता है तो उसके बाद उसके लिए सर्वाइवल कर पाना उस गेम के अंदर काफी टफ रहेगा, क्योंकि जो उसका विनिंग मार्जिन है, जो उसका विनिंग अमाउंट है, वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा। मेरे ख्याल से काफी हार्श डिसीजन है जो इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा लिया गया है। देखते हैं कि इसके आगे किस तरह से ये प्रभाव में लाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो ये लिया गया कि जैसा कि हम फाइनेंस एक्ट 2023 में हमने देखा कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को सेटअप करने की बात हो रही है, तो अब से ये फैसला लिया गया कि जो फाइनेंस एक्ट 2023 है उससे संबंधित वो प्रोविजंस जो कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल वाले हैं उनको 1 अगस्त 2023 से प्रभावी किया जाए, ताकि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जल्द से जल्द पिक्चर में आ सके, जल्द से जल्द वो अप्लाई और एप्लीकेबल हो सके। अभी तक सिर्फ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, सिर्फ जीएसटी अपील है, पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के पास काफी ज्यादा भार आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के बाद सिर्फ अब हाई कोर्ट ही बचता है बाय वे ऑफ रिट अंडर आर्टिकल 226, बिकॉज देयर इज नो अदर एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टीज। अगला भी काफी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है इस मीटिंग में, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की एनुअल रिटर्न्स हैं, जो 2021-22 में जिन टेबल्स के ऊपर रिलैक्सेशन दी गई थी उन टेबल्स के रिलैक्सेशन को कंटिन्यू किया गया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। इसके साथ साथ जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है उनको जीएसटी 9 या 9 कैपिटल ए भरने की जरूरत नहीं है। अगला डिसीजन मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी पर्सन के एक से ज्यादा ऑफिसेज होते हैं और उसका सर्विस का क्रेडिट अगर एक ही ऑफिस में एक्यूमुलेट हो जाता है, जबकि वो जो सर्विस का क्रेडिट है वो बहुत ज्यादा ब्रांचेस से, बहुत ज्यादा ऑफिसेज से परटेन करता है, तो उस आईएसडी के थ्रू उस क्रेडिट को अपोर्शन किया जाता है। काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि एक सर्कुलर जारी किया जाएगा जिससे कहा जाएगा कि आईएसडी के थ्रू ऐसा करना जरूरी नहीं है, अब से सीधा क्रॉस चार्ज के मेथड के थ्रू भी इस क्रेडिट को पास ऑन किया जा सकता है, और इसके ऊपर सर्कुलर लाकर इस एम्बिग्यूटी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आईएसडी के प्रोविजन से बचा जा सके और सीधा क्रॉस चार्ज के थ्रू भी इस आईटीसी के क्रेडिट को, जो कि सर्विस वाला है, उसको पास ऑन किया जा सके अलग डिस्टिंक्ट पर्सन को, हैविंग डिफरेंट जीएसटी नंबर अंडर द सेम पेन। अगला जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है वो ये है कि यदि कोई मैन्युफैक्चरर ने अगर अपना कोई गुड्स किसी को दिया है और गुड्स के बाद उन्होंने ये भी बोला है कि ये गुड्स के साथ साथ वारंटी भी दी जाएगी, अब यदि कोई उस गुड्स को वारंटी के अंदर उस गुड्स को ठीक करवाने आता है और कोई पार्ट्स वगैरह फ्री दिए जाते हैं किसी
सप्लायर के द्वारा या मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उन पार्ट्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा और इसको ये नहीं माना जाएगा कि ये पार्ट्स फ्री में दिए जा रहे हैं ताकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज एच के अंतर्गत उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़े। उसको आईटीसी भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी। लॉजिक ये है कि किसी मैन्युफैक्चरर ने या किसी सप्लायर ने अगर कोई गुड्स बेचे हैं और उसके साथ में अगर वारंटी स्कीम दी है कि इतने समय में यदि आपके गुड्स खराब होते हैं तो आप उनको वारंटी में ठीक करवा सकते हैं या कोई पार्ट्स फ्री में दिए जाएंगे, तो लॉजिकल सिचुएशन यही है कि उस सप्लायर ने या उस मैन्युफैक्चरर ने उस वारंटी की कॉस्ट को, उस वारंटी के जो चार्जेस को ऑलरेडी अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर लिया होगा। तो ये जो बाद में जो चार्जेस जो गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं, जो पार्ट्स फ्री में लगाए जा रहे हैं, वो बेसिकली फ्री में नहीं है, उसके ऊपर पहले ही जीएसटी इकट्ठा किया जा चुका है। तो उसके ऊपर ना ही जीएसटी दोबारा देने की जरूरत है और ना ही किसी आईटीसी को रिवर्स करने की जरूरत है। काफी ज्यादा एडवांस रूलिंग भी इस मैटर से संबंधित इशू की जा चुकी है। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने इस पॉइंट को समझा और इससे संबंधित सर्कुलर जल्द जारी किया जाएगा। इससे अगला जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि जैसा कि हम रूल 36 सब रूल 4 को जानते हैं, जो कि 9 अक्टूबर 2019 को आया था और 1 जनवरी 2022 से रूल 36 सब रूल 4 के अंदर परिवर्तन हो गया था, वो अमेंड हो गया था। और उसके बाद ये कहा गया था कि अब से सिर्फ उसी आईटीसी को कोई रेसिपिएंट क्लेम कर सकता है जो उसके फॉर्म 2B में नजर आ रहा होगा। तो इससे संबंधित रिफंड के अंतर्गत ये चेंज किया गया है कि यदि कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर कोई रिफंड क्लेम करता है तो उसको जो रिफंड मिलेगा वो उसी आईटीसी के संबंधित रिफंड मिलेगा जो कि आईटीसी उसके 2B में आ रहा होगा। और यदि 2B में नहीं आ रहा होगा तो उससे संबंधित रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं मिलेगा। एक और मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 5 जुलाई 2022 को। उसके अंतर्गत एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को भी ऐड करना था। तो इससे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया जाएगा कि इस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स को एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में कैसे ऐड किया जाएगा और रिफंड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स को जोड़ा जाता है तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो जो वैल्यू ऑफ एलिजिबल रिफंड होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड जो होगा वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू अर्लियर सिचुएशन। इसके बाद जो अगला जिससे संबंधित सर्कुलर जारी किया जाएगा वो सर्कुलर ये है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करता है या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करता है तो एक नियमित समय के अंदर उसको फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में पैसे आ जाने चाहिए। तो अब से ऐसे केसेस में जब उस नियमित समय के अंदर, जो कि बताया गया रूल 96 कैपिटल ए के अंदर, अगर उस नियमित समय के अंदर यदि पैसे नहीं आते तो रिफंड से रिलेटेड रिफंड की क्या एडमिशिबिलिटी रहेगी, इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया जाएगा ताकि इस इशू को क्लैरिफाई किया जा सके। अगला जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो ये लिया गया है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या OIDAR यदि सर्विसेज देता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उन्हें अपने इनवॉइस में रेसिपिएंट का नाम या एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ वो स्टेट का नाम डाल दें, उतना ही काफी रहेगा। क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो कोई आईटीसी क्लेम करने वाला तो प्रश्न ही नहीं उठता। सेकंड बात ये भी है कि अगर आईटीसी लेना ही नहीं है तो रेसिपिएंट या इतने ज्यादा इनवॉइसेस होते हैं तो रेसिपिएंट के नाम और एड्रेस को लिखे जाने से बचा जा सके। पर स्टेट का नाम डालना इसलिए जरूरी है ताकि उस टैक्स का पैसा किस स्टेट को अपोर्शन होना है, ताकि इसके ऊपर कंफ्यूजन ना आए। इसलिए रूल 46 सब रूल F के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्टेट का नाम तो जरूर लिखा जाए, चाहे रेसिपिएंट का नाम और उसका एड्रेस लिखा ना भी जाए तो ये चल जाएगा। इससे अगला जो चेंज लाया गया वो ये लाया गया है कि यदि अब से जिसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और वो सप्लाई करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो उसको ई इनवॉइस जारी करना होगा। दोस्तों, इससे अगला जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि यदि किसी ने रोंगली आईटीसी अवेल या यूटिलाइज कर लिया आईजीएसटी का, और यदि उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट लेजर में भी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसको इंटरेस्ट किस फिगर पर देना है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इससे संबंधित सर्कुलर जारी
किया जाएगा। ये बेनिफिशियल सर्कुलर रहेगा रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, ताकि अगर उनका सीजीएसटी एसजीएसटी में भी क्रेडिट पड़ा हुआ है और अगर उन्होंने रोंगली अगर आईटीसी अवेल या यूटिलाइज भी कर लिया आईजीएसटी के अंदर, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अगर उन्होंने एक तरफ क्रेडिट क्लेम कर लिया तो दूसरी तरफ भी उनका क्रेडिट पड़ा हुआ था, तो इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया जाएगा। एक और सर्कुलर जारी किया जाएगा फ्यूचर आने वाले समय में कि यदि कोई सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग, कोई होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अगर कोई होल्डिंग कंपनी रखती है तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा और इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। इससे अगला जो जिससे संबंधित सर्कुलर जारी किया जाएगा वो एक पुराना सर्कुलर एक आया था लास्ट ईयर, सर्कुलर नंबर 183 डेटेड 27 सितंबर 2022 को। उस सर्कुलर के तहत यदि किसी का आईटीसी 2A में नजर नहीं आ रहा था पर उसने 3B में क्लेम कर लिया है, तो कुछ कंडीशंस के साथ उसको अलाउ कर दिया गया था कि आप सप्लायर से सर्टिफिकेट ले लीजिए या सीए से सर्टिफिकेट ले लीजिए तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप सेक्शन 16 की सारी शर्तों को पूरा करते हैं। वो सर्कुलर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए था। अब एक सर्कुलर जारी किया जाएगा 19-20 और 20-21 को भी उसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। और इससे अगला जो परिवर्तन है वो ये है कि लास्ट ईयर यदि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ट्रान 1 और ट्रान 2 के बारे में 2 महीने का फिर से समय बढ़ाया गया था। 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक दोबारा से ट्रान 1 ट्रान 2 करने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी रजिस्टर्ड पर्सन को। यदि प्रॉपर ऑफिसर ने उस ट्रान 1 या ट्रान 2 के क्रेडिट को डिनाई कर दिया है, इन दैट केस वो मैन्युअली अपील फाइल कर सकते हैं और इससे संबंधित एक स्पेशल प्रोसीजर को प्रेस्क्राइब किया जाएगा अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। और इसके साथ साथ जो अगला जो है कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर अपील जो है वो मैनुअल भी फाइल की जा सकती है। उससे संबंधित रूल 108 और 109 में जो जरूरी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को किया जाएगा। इससे अगला जो चेंज जो प्रपोज किया गया वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अपनी जीएसटीआर 4 नहीं भरी है या जीएसटीआर 99C नहीं भरी है, जीएसटीआर 10 नहीं भरी है और अगर उनका नंबर कैंसिल हुआ है और उन्होंने रेवोकेशन नहीं करवाई है या उनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर हुआ है और अगर उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी थी, तो उस केस में वो बेनिफिट उठा सकते थे 30 जून 2023 तक। उस डेट को अब बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है। तो इससे संबंधित जैसी नोटिफिकेशन जारी होंगी तो सब लोगों को दोबारा से एक बेनिफिट मिल जाएगा, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10 जो कि एनुअल रिटर्न होती है, या उनका नंबर कैंसिल हो गया सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के क्लोज बी या सी के अंतर्गत अगर वो रेगुलर डीलर है, रिटर्न फाइल नहीं करी है, या वो कंपोजिशन डीलर है, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो वो रिटर्न फाइल करके अपने नंबर को रिवोक करवा सकते हैं। पहले ये स्कीम सारे इनफॉर्म्स वगैरह के लिए 30 जून तक अवेलेबल थी, अब से उस डेट को बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 तक प्रपोज कर दिया गया। तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन जब भी आएंगी वो काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेंगी। इससे जो अगला जो चेंज प्रपोज किया गया वो ये डिसीजन लिया गया काउंसिल में कि मणिपुर के लिए जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 7 अप्रैल, मई और जून 2023 के महीने के लिए लास्ट डेट को 31 जुलाई 2023 कर दिया गया। तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी काफी जल्द जारी कर दी जाएगी। इससे अगला जो परिवर्तन जिसके बारे में जीएसटी काउंसिल में जिसको डिस्कस किया गया वो ये किया गया कि अब तक गोल्ड के ऊपर ई वे बिल नहीं भरना होता था, तो अब से रूल 138 के अंदर ये चेंज प्रपोज किया गया है कि रूल 138 को चेंज किया जाए, उसको अमेंड किया जाए सीजीएसटी रूल्स के अंतर्गत, और गोल्ड के लिए भी ई वे बिल भरना जरूरी हो जाएगा। साथ के साथ उन्होंने प्रपोज किया है कि जो स्टेट है उनके पास अपनी चॉइस है वो क्या रूल गोल्ड से संबंधित अपने स्टेट में बनाना चाहते हैं। दोस्तों जो अगला चेंज है उसके ऊपर तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी डिपार्टमेंट काफी समय से लगा पड़ा है। फेक रजिस्ट्रेशन के चलते अब से रजिस्ट्रेशन लेना आसान नहीं रहा है। तो अगला जो चेंज जो प्रपोज किया गया है वो ये किया गया है कि जब से अब से अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जब अगर उसके प्लेस की कोई फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो पहले ये था कि उसकी प्रेजेंस में फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी, पर अब से उस रजिस्टर्ड पर्सन की फिजिकल
उस रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस की फिजिकल वेरिफिकेशन होते वक्त उस पर्सन का वहां पर होना जरूरी नहीं है, उसकी प्रेजेंस के बिना भी वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जा सकती है। उसके अलावा यदि कोई रिस्की केसेस होंगे तो उन केसेस में चाहे आधार का भी वेरिफिकेशन हुआ हो, वहां पर वेरिफिकेशन की जा सकती है। इसके साथ साथ एक चेंज ये भी लाया गया है कि रूल 10A के अंदर जो नया रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा उनको 30 दिन के अंदर या पहली GSTR 1 फाइल करते वक्त अंडर सेक्शन 37 उससे पहले अपने बैंक को अपडेट करना जरूरी है। यदि वो अपने बैंक को अपडेट नहीं करते तो ऐसे लोगों का नंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर उनके नंबर को सस्पेंड कर दिया जाता है और वो सस्पेंड करने के बाद अपने बैंक डिटेल को अपडेट कर देते हैं तो वो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली सिस्टम बेस्ड ही हटा दी जाएगी। और साथ साथ ये भी है कि यदि किसी ने अपने बैंक को अपडेट नहीं किया है तो उसको हो सकता है आगे वाली GSTR 1 या IFF फैसिलिटी का बेनिफिट ना मिले। इससे अगला जो परिवर्तन किया गया वो परिवर्तन भी काफी जरूरी है। अभी पीछे एक यूटिलिटी आई थी GST पोर्टल के ऊपर DRC 01B की। यदि किसी के GSTR 1 और GSTR 3B में डिफरेंस होगा तो एक इंटीमेशन दी जाएगी DRC 01B फॉर्म के अंदर, जिसके बाद उसको अपना रिप्लाई देना होगा। ये रूल 88 कैपिटल C से संबंधित थी। यदि उसने जवाब नहीं दिया या उसने जवाब दिया पर उसका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो रिकवरी प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जा सकता है, जिसके लिए फॉर्म DRC 01 कैपिटल D दिया जाएगा। ध्यान रहे ये रूल 88 कैपिटल C से संबंधित है, और GSTR 1 और GSTR 3B में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो इस स्थिति में DRC 01B या DRC 01D का प्रयोग किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये मेरे अनुसार ये सिस्टम बेस्ड रहेगा। और इससे अगला जो चेंज प्रपोज किया गया वो रूल 88 कैपिटल B से संबंधित है। जो मैंने पिछले अभी सेक्शन की बात करी वो सेक्शन 88 कैपिटल C था, जहां पर GSTR 1 और 3B में डिफरेंस था। पर अगर मान लीजिए GSTR 2B और GSTR 3B में डिफरेंस है, इन दैट केस आल्सो DRC 01 कैपिटल C इशू किया जाएगा, ताकि जो ITC मिसमैचेस हैं उनको दूर किया जा सके, और उनसे पूछा जाएगा कि आपके डिफरेंसेस क्यों हैं, और वो आप अपना रेमेडियल एक्शन ले लीजिए ताकि जो मिसमैच आ रहा है फॉर्म 2B या 3B के अंतर्गत उसको दूर किया जा सके। इससे संबंधित जो फॉर्म इशू किया जाएगा वो DRC 01 कैपिटल C है। मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। यदि 1 और 3B का डिफरेंस है तो फॉर्म DRC 01B इंटीमेशन और रिकवरी DRC 01D के अंतर्गत होगी। बट अगर फॉर्म 2B और 3B में डिफरेंस है तो फॉर्म DRC 01 कैपिटल C इशू किया जाएगा। दोस्तों, इससे अगला जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता अंडर सेक्शन 39 या 45 की, तो सेक्शन 46 के अंतर्गत उसको फॉर्म GSTR 3A का एक नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी रिटर्न को फाइल कर लीजिए। बट अब से यदि उसने अपनी एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करी है अंडर सेक्शन 44 GSTR 9 या GSTR 9 कैपिटल A, उसको भी एक फॉर्म GSTR 3 कैपिटल A का नोटिस दिया जाएगा, ताकि आप अपनी एनुअल रिटर्न को भर सकें, और जो डिसिप्लिन चाहिए एनुअल रिटर्न भरते वक्त उस डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। दोस्तों, इससे अगला जो चेंज है वो ये है कि जो OIDR वाले जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा असेसमेंट डाटा असेसिंग एंड रिट्रीवल सर्विसेज वाले प्रोवाइडर्स हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन का नाम जरूर लिखेंगे अपने फॉर्म GSTR 5 कैपिटल A के अंतर्गत, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिवर्स चार्ज में GST पे कर रहे हैं या पे नहीं कर रहे हैं। अगला परिवर्तन प्रपोज किया गया है वो ये प्रपोज किया गया है कि जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, जो कि जिनको हम कस्टम बैरियर्स के बाहर प्रिज्यूम करते हैं, यदि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई टूरिस्ट इंडिया के अंदर आना चाहता है और वो ड्यूटी फ्री शॉप से कोई गुड्स खरीदता है, तो उन गुड्स को एग्जेम्प्ट सप्लाईज की डेफिनेशन के अंदर काउंट किया जाएगा। और इसका प्रभाव ये रहेगा कि जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, यदि वो कुछ ऐसी सप्लाई करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे इनकमिंग पैसेंजर्स को, और सप्लाई को अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाता है, तो इससे
इस टर्नओवर से संबंधित उनको अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा, जो कि हमें रिवर्स करना होता है रूल 42 रूल 43 के अंतर्गत, और इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन 3 को इंसर्ट किया जाएगा आफ्टर रूल 43। और इसके अलावा लास्ट परिवर्तन जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ये है, अभी तक काफी कंफ्यूजन रहती है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का क्या रहेगा। यदि एज्यूम कीजिए मेरी शॉप कनॉट प्लेस दिल्ली के अंतर्गत है, दिल्ली के अंदर है, और कोई गुड़गांव से मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और मेरे यहां से वो मोबाइल खरीदता है, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगा क्योंकि मैंने मोबाइल तो यहीं पर दिल्ली में ही हैंड ओवर कर दिया, या उसको हरियाणा माना जाएगा क्योंकि उन गुड्स ने, उस मोबाइल ने हरियाणा जाना है। काफी कंफ्यूजन रही है इस पॉइंट के ऊपर, डिफरेंट व्यूज रहे हैं कि एड्रेस लिखेंगे तब क्या रहेगा, वो लेकर जा रहा है या वो लेकर नहीं जाता, तो कैसे डिटरमाइन होगा, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इससे संबंधित सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज सीए के अंदर एक इंसर्शन किया जाएगा, क्लोज सीए को इंसर्ट किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे निकाला जाए, कैसे पता लगाया जाए। लास्ट चीज यदि मैं आपके साथ शेयर करूं वो ये है कि काफी ज्यादा गुड्स और सर्विसेज के अंदर रेट ऑफ जो टैक्स है, रेट ऑफ जीएसटी है, उसको रिड्यूस किया गया है। वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रेज्यूम करता हूं वो इंडस्ट्री बेस्ड स्पेसिफिक है, तो जो इंडस्ट्री के साथ जिनके साथ होगा वो ऑफ कोर्स उनको एक बार 50th काउंसिल भी की इस प्रेस रिलीज को पढ़ना चाहिए और नई नोटिफिकेशन के साथ टच में रहना चाहिए, ताकि जब कोई रेट ऑफ चेंज हो, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो उनको पता लग सके। वो काफी स्पेसिफिक हैं, कोई मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई एलडी स्लैग से रिलेटेड है, कोई जीएसटी ऑन प्लेट्स एंड कप्स मेड ऑफ एरेका लीव्स से है, तो काफी ऐसी स्पेसिफिक चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जहां पर रेट ऑफ टैक्स को रिड्यूस किया गया, और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि पास्ट मैटर जो है वहां पर एज इज बेसिस ही अप्लाई करेगा। दोस्तों एक वीडियो काफी लंबा रहा है, मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि मैंने सर्कुलर ये जीएसटी काउंसिल की जो 50th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, इसमें संबंधित जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।